अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं गाँव के चौधरी साहब की पंचायत की तरफ, जहाँ पे झगड़े तब्दील होते हैं सुलह और फैसलों की शक्ल में। जी इस्लाम पुत्र जी, सुलह फैसले सानू अगर चौधरी साहब की पंचायत दे मंजूर होण ते असीं उत्थे पिंडां च ना नजेठ लईए। यहाँ आपके पास आने का मकसद ही ये है कि ये इंसाफ नहीं वहां पे मुहैया कर ना रहे। ना 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 जमीन इधर दी उधर हो सकती है, आसमान तो थले आ सकता है। पिंड च साडे इंसाफ दी जेड़ी मारी हुई लकीर है वो कोई टप ही नहीं सकता। 7 पुश्तां तो जुनैद बच्चे साडे उस डेरे ते फैसले हो रहे हैं। देखो जी जुनैद साहब, ये तो चौधरी साहब का मौकफ है ना कि इंसाफ मुहैया करने जेड़े लैन जाते ने इंसाफ उन्होंने को भी तो पूछो ना। हुण जे पुलिस वाले आखण ते ही बड़ी वधिया कारकर्दगी कर रहे हैं ते अगों साहिल आखे कि सानू बजाय को पुछण पगिछण दे स्वाडी को सुनन दे सानू उल्टा छित्र वजन डे ने। देखिए, आम तौर पे यही देखा गया है कि जिसके हक में फैसला हो जाता है वो कहता है इंसाफ मिल गया, जिसके खिलाफ फैसला होता है वो कहता है ना इंसाफी। ਤੇ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। अब क्या मामला है? गल ये जुनैद जी, राणा साहब ने मेरे कहन ते मैं देखो मैं मुकरन वाला भाई नहीं, मैं जान भी कुर्बान कर दूं चाचे दे कहने। जेड़ी जिम्मेदारी है मैं वो चुकांगा। मेरे कहन ते राणा साहब ने फसलों दियां दवाइयां जिहड़ियां कीड़े मार कीड़े मार दवाइयां, ओदी दुकान खोली है पिंड। पेस्टिसाइड। अच्छा आ जेड़ा तुसीं आखण दे हो ते दवाई कीड़े मार दवाइयां दी दुकान पाई है। वो अपनी नीयत ना अपनी मेहनत ना बेची है। देखो शहर जाके गफूर अपना नहीं जे आप स्कूल टीचर साडे पिंड च रहिंदा अब्दुल गफूर ने आख्या कि मेरा भनूजा है जेड़ा वो एक दवाइयां वाली फैक्टरी च काम करदा है ते मैं उहदे नाल मिला देना इन्हां नूं। अब्दुल गफूर कोलों जुनैद साहब फोन नंबर लैके राणा साहब शहर गए ने, उत्थे मिले गिले ने, दवाइयां लै आए ने। उत्थे माशाअल्लाह अपने घर दे बाहर ही बड़ी सोहनी दुकान पा के ते बह गए। अच्छा, हुण देखो गल ये वे वो जदों फसल कट्टण दी वारी आउंदी है, दवाइयां दे बिल देण दी वारी आउंदी है, फिर हुण जिहड़े आधार दवाइयां खड़न वाले लोग ने जिन्हां नूं बर्दाश्त बंदा करदा 2-3 महीने कि चलो कोई गल नहीं बिल आ जाएगा, फसल खड़ी होएगी ते जबान बड़ी चीज होती है। ते बिल देण वाले वो अगर रट्टे पा लैण, कोई आखे नहीं तुहां दवाई महंगी बड़ी दित्ती ही, कोई आखे नहीं साडी ते फसल नूं कीड़ा लग गया दवाई ने असर ही कोई नहीं कीता, आह पैसे देने ही नहीं। एक गल चंगी नहीं। मैं तो चाचे दी जुत्तियां दे सदके पिंड दी खिदमत कीती है, दवाइयां ना कीड़े मारे आ, जेड़े नहीं मारे वो मैं जुत्तियां ना मारे कीड़े। नहीं अच्छू कोतल जाम है तेरे ते। दवाइयां जी प्लास्टिक दियां बोतलां जहर वालियां। राणा ਉਹਦੇ ਚ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਢਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? कीड़े मार अद्वियात होती है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ जुनैद साहब, राणा साहब एक मिनट जनाब, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करੋ। वैसे तो देखें, अगर आपने छप्पड़ का पानी डालने का भी तकल्लुफ ही किया है, आप सादा पानी लेके उसमें उंगली डुबो देते, फिर भी अच्छा जुनैद जी ये लगेगा। गल नहीं ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਲੋ ਮਲਬਸ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹਿੱਕ ਚ ਮਾਰਨ ਵਿਸਾਖੀ। ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ जुनैद जी अपनी गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਐਡਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੱਛੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਫੜਨ ਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਤਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਗੱਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ।
ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं तो आपने थोड़ी थोड़ी दवाई पहले पी के देख लेनी थी ना कि उनकी तासीर है, उसमें जहर है या नहीं है। ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਸੁਣੀ ਲੈ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਇਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕੋ ਘਰ ਪੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਆ ਭਾਈਆ ਸੀਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾਲ। नहीं नहीं, जाली दवाइयाँ बिक तो रही हैं ना, बहुत सारी मार्केट में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फेक हैं, खुद ਉਹ बनाई ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜਨੇਦ ਬੱਚਿਆ? इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ਜਨੇਦ ਬੱਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਲਵੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੋਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਿਕਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਵੀਏ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੱਜਣੇ ਨੇ? ਧੋਤੀ ਦਾ ਲੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ जैसा ਜਿਵੇਂ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी ना अब गांव में रिट नहीं रही कोई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੱਚਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, ये क्या फजूल बात कर रहे हैं? हाँ। ये सीधी बात है कि आपके दामाद ने बेची नहीं है, पुत्र आप साडी- जिम्मेदार है। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्यों नहीं थी? ਨਹੀਂ ਚਿੰਚੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आपकी थी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ। अच्छा जरा सब जराई दवाइयां बेच के बंदा डॉक्टर नहीं बनता। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਭੀਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੋਟੀ ਢੋਲਕੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦਾ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥਕੜੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਂਝੀ ਹੱਥਕੜੀ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਅਨਾਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਹੱਥਕੜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। 1 मिनट जरा सबर करें। आपने जिस कंपनी से लेके दवाइयां बेची हैं उस कंपनी की डीलरशिप थी आपके पास? नहीं ਉਹਨੇ थी ना? ਜੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ तो डीलरशिप नहीं थी तो फिर आपने क्यों बेची? वो तो आप दसिया थे। मजाज ही नहीं थे बेचने की। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ साहब हथकड़ी तो बनती। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ये बड़ा संगीन जुर्म है, पता है आपको? ਕਿਹੜਾ? ये पेस्टिसाइड में मिलावट या जाली पेस्टिसाइड बेचना। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੋਹਰਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
कि माड़ा फड़ लो तो तगड़ा छड़ दो। इसमें माड़े तगड़े की बात ही नहीं है, सीधा सीधा कानून। और इस हवाले से आपकी इतला के लिए अर्ज है कि शहबाज शरीफ साहब जब पहली बार वजीर आला पंजाब बने थे, उन्होंने इस हवाले से इंतहाई सख्त कानून साजी की थी, इंतहाई सख्त कानून साजी। जुनैद साहब छड़ दियो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰੇਟ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਬਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 13-14 ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। बाकी बातें छोड़े, हथकड़ी का जिक्र आते ही चौधरी साहब ने आपको पुत्र पुत्र कहना शुरू कर जी दिया। जी 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 ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭਤੀਜਾ ਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜਨੇਦ ਬੱਚਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ 7 ਢੰਗ ਛੇੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ 2 ਨੰਬਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਵੀਂ। ਅਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैंने भी कुछ नहीं होता, मेरे साइकिल नहीं लेके दी। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਂ ਆਪ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਵਿੱਚ। ਨਹਿਮਤੁੱਲਾ, ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭਰ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਚਲੋ 1-2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਛੱਡਣ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। घर अकेला रहना कैसे घरों का काम करेगा। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਲੋ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੱਥਗੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ। नहीं नहीं, इतना बड़ा चौधरी घरों में काम करता हुआ ये अच्छा नहीं लगेगा। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। अब बार-बार ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। पीछे साहब देखिए, मामला इसमें बड़ा अजीब सा है। मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? केस तो बनता है आप, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਸ ਕਾਦਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਨਾਬ। केस तो जो सब बनता है। मुझे लगता है साफ साफ के आप लोगों को हथकड़ी लगेगी। ਹੱਥ ਖੜੀ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। मेरा मतलब कि तुझे जैसा किसी बातें कर रहे हैं, जिन लोगों का इतना नुकसान हो गया वो आपके राणे को जाने देंगे, सुड़ियों के साथ ही पकड़ के मारेंगे। राणा साहब चिंची ना लेना, पैदल ही दौड़ जाओ। ताज़िनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ चाहिए। रिश्ता तय कर लिया जाता है और वादा कर लिया जाता है कि जनाब ये हमारी भी बेटी है, शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी। लेकिन देखा ये गया है कि ये वादा जो है ये 50% से ज्यादा केसेस में इफा नहीं होता। अच्छा भाईजान, जब हम अपने समाजी रवैयों की बात करते हैं, माशरती रवैयों की बात करते हैं, तो हम ये आम तौर पे देखते हैं कि बाज़ चीज़ों को जिनको हमने अपनी सोशल वैल्यूज़ का नाम दिया हुआ था, अपनी समाजी और माशरती अक़दार का नाम दिया हुआ था, उनमें से बहुत सारी काबिल एतराज़ भी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उनमें कई में बेहतरी आ रही है। जिनको हम चिमटे हुए थे, जिनको हमने जफ्फी डाली हुई थी कि जनाब ये तो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये तो हमारी अक़दार हैं, हमारी बुज़ुर्गों की रवायतें हैं, और हमने पकड़ा हुआ था, हालांकि वो गलत थी। और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उनसे जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र बड़ा आहिस्ता है, बहुत आहिस्ता है। मतलब सबसे बड़ा मैं देखता हूँ कि बच्चियों की तालीम के हवाले से हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक ये होता था
کہ بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو بچیوں کو تعلیم دینے کا رواج نہیں ہاں جی۔ پھر جب بچیوں کو تعلیم دینے کا رواج ہے اس کے ساتھ ایک خرابی یہ آ گئی کہ جیسے ہی بچی کی شادی ہوتی تھی تو بچی کی تعلیم جو ہے وہیں پہ کٹ لگا دیا جاتا تھا، بس جتنا پڑھ لیا کافی ہے، پڑھ کے کیا کرنا ہے، پکانی تو روٹیاں ہیں، یہ عام طور پہ جملہ۔ اب تھوڑی سی اس میں بہتری یہ آئی ہے کہ رشتہ طے کر لیا جاتا ہے اور وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہماری بھی بیٹی ہے، شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر لے گی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے یہ 50% سے زیادہ کیسز میں وفا نہیں ہوتا، یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا، 50% کچھ سے زیادہ۔ بچی بھی خود جا کے بیچاری مصروف ہو جاتی ہے اور اس کو بھی اتنا نہیں وہ شوق یا چاہت رہتی یا ذہن میں نہیں رہتا۔ باقی بات بڑی اچھی ہے آپ کی کہ تعلیم جو ہے اس کا کوئی نوکری سے ہی تعلق نہیں ہے، نوکری سے بھی تعلق نہیں ہے اور شادی سے بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بالکل یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں پہلے ہی اتنے مشکل سفر سے گزر کے آئی ہیں، اتنے اتار چڑھاؤ دیکھ کے آئی ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو پھر زیرو سے سفر شروع ہو جائے گا جا کے کہ جناب شادی کے بعد پھر پڑھائی بھی نہیں اگر مکمل کرنی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کسی ہفت روزے میں سروے رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 17% لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈگری مکمل نہیں کر پاتی، اور اس کی ایک بڑی وجہ obviously شادی ہے، ٹھیک ہے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ڈگری جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک۔ اچھا جب سے یہ رواج آیا ہے نا، اتنا کم از کم کوئی اویئرنیس آ گئی ہے تھوڑی بہت کہ نہیں جی بچی نے پڑھنا ہے ابھی، تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں نہیں کوئی بات نہیں جی ہم پڑھائیں گے۔ لیکن یہ بہت کم معاملات میں ہوتا ہے کہ بچی کا اپنا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے۔ لیکن اور ظاہر ہے شادی کے بعد ایک obvious بات ہے کہ ساری روٹین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، لیکن بچیوں میں اتنا شوق موجود رہتا ہے، کم از کم ایک ڈگری مکمل کرنے کا تو ہر شخص کو مکمل ایک شوق ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے اتنی محنت کی ہے، 1-1.5 سال 2 سال پڑھا ہے میں نے صرف ایگزام رہ گئے تو میں ڈگری کیوں نہ لوں۔ تو وہ ڈگری لینے میں میرا خیال ہے کہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور یہ غلط بیانی کی جاتی ہے سسرال والوں کی طرف سے عام طور پہ کہ نہیں جی آ جائے، اور جب بچی آ جاتی ہے بیاہ کے تو پھر اس کو وہی رٹا رٹایا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ بچے تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، روٹیاں پکاؤ، ڈگری میں کیا رکھا ہے، ڈگری لے کے تم نے کون سی نوکری کرنی ہے۔ پھر وہی تمہارے والی بات کہ ہم ڈگری کو نوکری سے جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بعض معاملات میں اس کا بڑا زبردست ری ایکشن ہوتا ہے، بعض بچیاں اپنی تعلیم کے حوالے سے اس قدر جذباتی ہوتی ہیں کہ وہ تعلیم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور وہ اس وعدے کو بار بار یاد دلاتی ہیں، جس کی وجہ سے سسرال والے جو ہے وہ ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے جتنا پڑھ لیا کافی ہے، اور مصیبتیں تھوڑی ہیں، تم اپنی تعلیم ہے۔ اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر بچی ریئیکٹ کرتی ہے، جب ریئیکٹ کرتی ہے تو گھریلو زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور کئی معاملات میں جو ہے نوبت جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچی۔ اس لیے میرا خیال ہے غصے میں بچی کہہ دیتی ہے خاوند کو کہ تیری بہن دا منہ انجنے میں کچا پکوڑا ہوتا ہے، تعلیم سے سیکھا ہوتا ہے نا اس نے یہ سارا کچھ، وہ غصے میں غصے میں کہہ رہی ہے کچا پکوڑا کیسا ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا۔ ہاں جی ہاں جی، میرا خیال ہے اس غصہ چڑھنے سے پہلے ہی اس کی بھی بات سننی چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور بڑی اہم بات جو ہے نا جی، یہ بہت پیاری آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں جس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ روایت غلط تھی اسے بڑی جلدی ختم کر دینا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اتنا کو تھا کہ ان کے گھر میں جو چیزیں چند چاہیے وہ دے دی گئی۔ اب کئی گھر ایسے ہیں جو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، وہ آج بھی نہیں جان چھوڑ رہے جہیز کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی 5% لوگ یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جہیز نہیں لیتے، اور وہ سختی سے نہیں لیتے، سختی سے کہہ دیتے ہیں کہ بالکل نہیں ہم نے لینا۔ اب چونکہ یہ روایت کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے کئی صدیوں سے، ہاں جی ہاں جی، وہ بچی والے بیچارے بار بار کہتے ہیں نہیں جی کچھ تو دینے دیں، نہیں جی کچھ تو دیں، اس کو اب ختم کر دیں یار۔ اچھا اس حوالے سے نا جس پرابلم کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ سسرال والے کہہ تو دیتے ہیں کہ جناب بچی کی آپ شادی کر دیں، ہم اپنے ہاں لا کے بچی کی تعلیم مکمل کروائیں گے، اگر بچی کا شوق ہے، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی، اس وقت تو میٹھی میٹھی باتیں ہو جاتی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ یہ مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے
पंजाब असम्बली में एक खातून रुकने सूबाई असम्बली ने ये करारदाद पेश करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस शर्त को निकाह नामे में शामिल कर दिया जाए। मैंने उनसे अर्ज किया था कि ये बातें निकाह नामे में शामिल कर लेने से हल नहीं होती। निकाह नामे की पहली शराइत जो लिखी होती हैं वो कितने फीसद पूरी होती है। उसमें कई ऐसी क्या ना दूल्हा को पता होता है ना दुल्हन को पता होता है, निकाह नामा पढ़ता कौन। तो ये बातें जो है ये किसी कानून की बजाय मेरा ख्याल है कि जहन साजी के जरिए जो है लोगों का जहन इस तरह रागिब किया जाए, माइल किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर बच्ची का ये शौक है, वो पढ़ना चाहती है, और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको हर सूरत में इनकरेज करना चाहिए। मैंने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे बच्ची को खुद उसकी हौसला अफजाई की जाती है कि तुमने तालीम अधूरी नहीं छोड़नी। हमारी फैमिली में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बच्ची ने शादी के बाद पहले मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया, और मेरा ख्याल है कि अच्छा बाज़ घरों में तो ऐसा जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं वो बच्ची को, दुल्हन को, नई नवेली दुल्हन को ऐसा माहौल फराहम करते हैं कि अभी तुम बिल्कुल कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, बल्कि अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो। अच्छा, इससे मिलता जुलता भाईजान एक और मसला भी है, वो भी हमारे माशरे में किसी न किसी अंदाज में जहर घोल रहा है। वो ये है कि बच्ची अगर शादी से पहले जॉब कर रही है उसमें भी जॉब छुड़वा देना, नंबर 1, ठीक है। अगर तो बच्ची खुद ये चाहती है कि मैं शादी के बाद जॉब के झंझट पर नहीं पढ़ना चाहती, तो ये उसकी अपनी चॉइस है, वेलकम करना चाहिए, ठीक है। बात ससुराल वाले ये जबरदस्ती भी करते हैं, जॉब करेगी तो हमारी बहू बनेगी। ये बच्ची की अपनी मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो जॉब करना चाहती है या नहीं करना चाहती। इस मामले में एक इससे जुड़ा हुआ और मामला है, वो ये है कि अगर बच्ची शादी से पहले जॉब कर रही है और जाहिर है कि उसका बड़ा हिस्सा अपने माँ बाप को पैसों की शक्ल में दे रही है, तो शादी के बाद भी अगर वो ये सिलसिला जारी रखना चाहती है तो शौहर को इस बात पे भी एतराज़ होता है कि अब शादी हो गई है, अब तुम्हारे पैसों पे मेरा हक है, ससुराल का हक है, तुम अपने माँ बाप को क्यों पैसे भेज रही हो? यार तनख्वाह उसकी, कमाई उसकी, मेहनत उसकी, तालीम उसकी, तुम कौन होते हो बीच में ये कहने वाले कि तुम्हारी तनख्वाह पे किसका हक है? और दूसरी तरफ से भी अगर मामला फहमी का सबूत दिया जाए, अगर दानिशमंदी का सबूत दिया जाए, तो इस मामले को भी मेरा ख्याल है कि ऐसा अंदाज में हल किया जा सकता है। इसको कोई इज्जत का मसला नहीं बनाया, अना का असल मसला में नहीं तो बनाया बात जाए। ये है यार कि अगर आप सीधी सीधी ये सारी बातों का एक ही हल, नवाब ट्यूबवेल, ये सारी बातें हल हो जाती हैं अगर शादी के बाद इक्वल हक हो बोलने का। आप बच्ची को ये ना समझें कि अब जो हम कहेंगे वही ये वो बोलेगी, गूंगी है, और ना ही बच्ची ये समझे कि जो मैं कहूंगी वही होगा। मैं बड़े घर से आई। हाँ, इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो घर की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। और वो ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्ची जिस घर से आ गई है वहां से वो कट ऑफ हो गई है। वो भी आपका ही घर है, ये भी आपका ही घर है। बिल्कुल। तो दोनों जो घर हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ और ज्यादती किए बगैर अगर कोई भी चीज को सोचेंगे तो वो सारे चीजों के हल निकल आते हैं, हर मसले का हल निकल आता है। दूसरी बात ये है कि शादी से पहले ऐसे अंदाज में बात की जा सकती है कि आप मंगनी कर ले, ठीक है, और मंगनी के आप 1 साल के बाद शादी करने, तो फिर मेरा ख्याल है कि बजाय ये कि आप बाद में ये जो मसाइल हैं ये सार उठाएं, आप शुरू में ही मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करके उस वक्त डिग्री मुकम्मल कर ली जाए और फिर आप शादी की जिम्मेदारियां जो हैं वो उठाएं, तो ज़्यादा ऐसा इक़दाम है मेरा ख्याल अच्छी सूरत निकल सकती है। लेकिन अगर शादी भी आ जाती है तो शादी को रुकावट नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ तो शादी के बाद बिल्कुल जिंदगी यकसर तब्दील होने का जो है ना कि जी पढ़ने का तो शादी के बाद पढ़ाई, शादी के बाद पढ़ाई कैसे हो सकती है? मतलब आप देखें ना, आप यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों को देखते हैं, आप रेयरली कोई लड़की देखते होंगे कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं और वो डिग्री मुकम्मल कर रही है, कोई शौक़ नजर आपको नजर आती हो, क्यों नहीं आ सकती? इसका मतलब है कि पढ़ाई का सिलसिला जो है वो अगर मुनक़ता हो गया है तो उसको दोबारा जोड़ने का कोई रिवाज ही नहीं है हमारे। अब बिल्कुल ठीक बात है, शादी के बाद को बच्ची गूंगी नहीं हो जाती, इसे पढ़ने देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खुदारा टेलीविजन को कौम के बनाने में मददगार साबित करे। कौम बन सकती है, कौम की तालीम और तरबियत हो सकती है इस टेलीविजन के थ्रू।
नाज़रीन, आइए आज एक मरतबा फिर आपको मीठी मीठी बातें सुनाते हैं टीवी देखने के खप्त में मुब्तला जनाब नाज़िर मलिक साहब की। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जुनैद भाई। असल में बात पता क्या है, क्या वो तो आप, मेरा ख्याल है कि आपकी चाहत कह लीजिए या डिमांड कह लीजिए कि आप हमसे मीठी बातें सुननी चाहते हैं, मगर भाई सच्ची बात तो यूँ है कि बातें हमारी कड़वी होती हैं। इसलिए कि जो टेलीविजन की हालत हो चुकी है पाकिस्तान में, हर टेलीविजन का जो नाज़िर है, जो टेलीविजन देखने वाला बंदा है पाकिस्तान के अंदर बैठ के, भाई हालत तो उसकी ये हो चुकी है कि अपना टेलीविजन तोड़ दे या पूछे कि अरे ये क्या हो रहा है। जुनैद मियां, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों की रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए भाई हर एंगल से हर तरफ से लोगों को खुश रखने के लिए मुख्तलिफ चीजें टेलीविजन के ऊपर फेंकी जाती हैं, टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर फेंकी जाती हैं। वो यहाँ पे मां सिवाय सियासत, और सियासत के अंदर भी अब गाली गलौज के और इल्जाम तराशी के और कुछ टेलीविजन पे अब नजर ही नहीं आ रहा। या ड्रामे हैं एक तरफ या दूसरी तरफ सिर्फ सियासत रह गई। तो मैच देख लिया करें, मैच। और यहाँ मैच कब सारा साल लगा रहता है। कभी लगता है जब मैच तो इसीलिए लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि लोग देखना चाहते हैं कुछ ना कुछ और। बिल्कुल सही। आप देखो जी जी, आप शायद क्या बात है? अरे मियाँ, आप नाराज हो रहे हैं, कहना ये चाह रहा हूँ गौरी मियाँ जी जी कि अगर आप इतनी उम्र के हैं जितनी हमारी है, तो आपको याद होगा कि जब सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन था, उस वक्त जो चंद सूझबूझ वाले लोग थे यहाँ पे मौजूद, वो उसके करता धरता थे टेलीविजन। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने हर किस्म का मवाद मुहैया किया टेलीविजन के नाज़रीन को। भाई तालीमी प्रोग्राम भी लगते थे, मजहबी प्रोग्राम भी लगते थे, मौसीकी के हवाले से भी प्रोग्राम लगते थे, ज़राई प्रोग्राम लगते थे। जी बिल्कुल, ज़राई प्रोग्राम लगते थे। ड्रामों की स्टोरियां बड़ी अच्छी होती थी। भाई हर एंगल से देखो, कोई ऐसा शख्स भी तो है जो भाई ज़राई हवाले से नॉलेज चाहता है। कोई ऐसे शख्स भी तो होंगे पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी हवाले से गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे पाकिस्तान के अंदर जो तालीम लेना चाहते हैं टेलीविजन। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, बच्चों के प्रोग्राम नहीं लग रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों के हवाले से कोई उनको एंटरटेन करने के लिए या उनकी तालीम और तरबियत के लिए कुछ भी नहीं टेलीविजन पे। वो बच्चों का मौसीकी का प्रोग्राम सुहेल राणा साहब कैसा करते थे? बड़े सुहेल राणा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं भाई। बहुत से ऐसे लोग सुहेल राणा साहब क्या करते थे। फिर रेडियो हमें याद है, संडे के संडे फिल्म भी लग जाती थी। जी हाँ, रेडियो के अंदर बाकायदा तालीमी प्रोग्राम किया करते थे सूफी तबस्सुम साहब। ये तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाया करते थे, लफ्जों की दुरुस्तगी किया करते थे। भाई बहुत सा ऐसा मवाद होता था जो दुरुस्तगी नहीं मलिक साहब, दुरुस्ती। जी हाँ, वही अर्ज कर रहा हूँ ना। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, जाहिर है आप हम जैसे लोगों को भी दुरुस्त करते हैं। दुरुस्ती होती थी, अब भी होनी चाहिए। कहना ये चाहता, आप जुनैद मियां आप हैरान होंगे ये सुन के। जब हमने सुना तो हम भी बहुत हैरान हुए। ये जो कनाडा है या ये जो इंग्लैंड है, ये यहाँ जाके अब और मुल्कों से लोग उठ के वहां जाके फिल्में बना रहे हैं। अभी जैसे पंजाबी फिल्में वहां पे बनती है। भाई आप हैरान होंगे सुन के, आपके पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के या किसी और मुल्क के लोग जाके जब वहां पे फिल्म पिक्चराइज करते हैं, वहां पे जो रजिस्टर कंपनियां हैं फिल्म मेकिंग के हवाले से, वो जब उधर फिल्में बनाती हैं तो उन्हें टैक्स रिबेट मिलता है। बाकायदा उनको घर से ही फायदा फिल्म लगने से पहले ही शुरू हो जाता है। बाकायदा उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर आ गए यहाँ लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए चीजें तैयार करो, फिर स्क्रीन के ऊपर हमारा मुल्क नजर आएगा। यहाँ पे आप मनाजर शूट करोगे तो जाहिर है लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या कहनी। ये जो फिल्म बनी है ये
कनाडा में बनी है जी और कितना खूबसूरत है कनाडा। फिल्म देख के ही लोगों के अंदर दिल के अंदर चाहत पैदा होगी कनाडा देखने की, कनाडा जाने की, कनाडा विजिट करने की। सो मेरा मतलब है कि खुदा के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करवाइए जुनैद भैया, आपका तो हाथ भी बढ़ता है। वो हुक्मरानों को ये बताइए कि खुदा रा टेलीविजन को कौम के बनाने में मददगार साबित करे। कौम बन सकती है, कौम की तालीम और तरबियत हो सकती है इस टेलीविजन के थ्रू। सिर्फ यही ना दिखा दे जाएंगे किसने किसको गाली निकाल दी, कौन प्रोग्राम में से उठ के चला गया, कौन प्रोग्राम में आज बढ़ चढ़ के उसने बोला, कौन रह गया, कौन बोलता रहा, कौन बढ़ गया, कौन घट गया। भाई ये को बात है करने वाली। हमें याद है अच्छी तरह जुनैद मियां कि हमारे बचपन के अंदर टेलीविजन के ऊपर ऐसी ऐसी चीज लगती थी, ऐसा ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ऐसा ड्रामा चलता था और इतनी उसमें दिलचस्पी होती थी, इतनी अपनाइयत होती थी कि लोग खुद अपने आप को उस टेलीविजन में दिखाई जाने वाली फैमिली का हिस्सा समझना शुरू हो जाते थे। बाकायदा ड्रामे के अंदर अगर किसी की फौतगी हो जाती या किसी को कोई डाइवोर्स हो जाती, कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता तो मोहल्लों में, घरों में बाकायदा अफसोस शुरू हो जाता। मलिक साहब उस फैमिली का हिस्सा अपने आप को तो ड्रामे की हीरोइन की वजह से समझना शुरू कर देते थे ना। अरे मियां ये बात नहीं होती थी, स्टोरी इतनी दिलचस्प होती थी और इतनी अपनाइयत होती थी उसमें कि लोग उसे अपना समझना। बिल्कुल ठीक है। मैं तन्हाइयां ड्रामा देखकर मैं अपने आप को आसिफ रजा मीर समझता था। अल्लाह का ये शुक्र है कि उस वक्त तुमने ये बात नहीं करी। नहीं तो अब आसिफ रजा मीर साहब भी जरा माशाल्लाह उस एज में हैं, हमारे वाली एज में, कि कुछ उनमें ठहराव आ गया होगा। उस वक्त अगर ये बात करते आप तो वो जाहिर है कश्मीरी हैं, मीर हैं, फिर फटा वो टेलीविजन के अंदर से निकल के आपका गिरेबान पकड़ लेते। नहीं, हमारे पास दरवाजे वाला टीवी था, हम दरवाजा बंद कर देते थे। मलिक साहब आसिफ रजा मीर तो शायद माफ कर देते, उनकी करोड़ों फैन खवातीन जो है ना वो इसका गिरेबान पकड़ लेती। मलिक साहब ड्रामे तो इतने नेचुरल हुआ करते थे, अंधेरा उजाला गोगा जी ने सारी जिंदगी नहीं देखा। क्यों? वो पुलिस वाला ड्रामा था तो ये पिंड के ठहरे चोर। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो यार। देखिए मजाक कर रहे हैं मलिक साहब। वो शरीफ आदमी और उसको क्या एक लाफ्टर के लिए उसको तुमने चोर बना दिया। बस जी मलिक साहब ये लोग लाफ्टर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जी हाँ जी हाँ। जुनैद मियां आज ये करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते सेहतमंद तफरीह का बंदोबस्त करें और टेलीविजन को वैरायटी वाली स्क्रीन दे। वैरायटी वाली स्क्रीन, हर तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। ये जो आप लोगों ने ये क्या बनाया हुआ है, ये टेलीविजन चेक करने वाला जो पिमरा वो जो पिमरा है उसको कहें कि कुछ होश के नाखुन ले, खुदा के वास्ते कुछ इस तरह की वैरायटी टेलीविजन के ऊपर लाएं, इस तरह की को पॉलिसियां बनाएं, टेलीविजन वालों को ये मजबूर करें कि भाई 1 घंटा फलां चीज को दो, 1 घंटा फलां चीज को दो, 1 घंटा फलां चीज को दो। ये नहीं कि सारा दिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है ऐनक वाला जिन के बाद कोई बच्चों के लिए ड्रामा है ही नहीं। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब आप अगर मेरी ऐनक से ये समझें कि मैं ऐनक वाला जिन हूँ तो ये तो हो नहीं सकता ना। उसके लिए तो पूरा ड्रामा बनाया उन्होंने और वो बच्चों में कितना पॉपुलर था। मलिक साहब आप पुराने ड्रामे देखें ना, उनमें एक रिदम होता था, एक ठहराव होता था, समझ आती थी, इन्वॉल्वमेंट होती थी। अब तो जो हमारी जिंदगियों में बेहंगमपन और तेज रफ्तारी है वही हमें ड्रामों में नजर आने लगी है। भाई बात ये है कि ये अगर आप कहेंगे कि जो हो रहा है हम वही दिखा रहे हैं तो ये भी गलत है। भाई जो होना चाहिए वो दिखाओ। नहीं ये भी तो हो सकता है ना कि ड्रामों से हमारी जिंदगी में आ रहा हो। ये बात है ना, बहुत अच्छी बात की आपने। इसलिए खुदा रा सोच समझ के अपनी टेलीविजन की स्क्रीन को बनाएं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ये क्या है जी? वो देखे गाय और एक बंदा है और पीछे से बगैर किसी बात के तीनों डर गए एक दूसरे से। ये तो पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा है। इस वक्त सारे ही डरे।
अच्छा भाईजान, ये तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में पहले सबसे हम शुरू कर रहे हैं बंदरों से। वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने। सारी कल्टीन का माल ले गए। सर टेस्ट किसी के भी मुंह को लग सकता है। जहाँ इस तरह के स्टूडेंट हो ना, वहाँ के स्कूलों का नतीजा बहुत बुरा होता है। चलो बंदर तो अनपढ़ हैं, हमारे कई जगह पे शादी ब्याह पे खाना खुलता है तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अनपढ़ ही होते हैं तो ऐसे करते हैं। और अनपढ़ जड़ा हो ना, वो बंदा बांदर एक बराबर हो जाता है। भाईजान पढ़े लिखे भी करते हैं। ठीक बात है आपकी, मगर वो पढ़े लिखे वही है ना, सो कॉल्ड डिग्रियों वाले पढ़े लिखे। और यार वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई थी कि इसमें से जुल्फी पहचाने। जिन्हें तीन चुके ने, राशि इतना नजर ही नहीं आ रहा दूसरी। मुझे पता क्यों पता चला, आज जब ये आया था तो इसकी जेब में सेम पैकेट था। बाजार से नहीं मिलता सर वो पैकेट। उस पे लिखा हुआ था चोरी शुदा। ना यार जुल्फी को ऐसे ना करो बेचारे। हाँ कोई चूहियां दी होवे वीडियो तो उसमें शामिल कर सकते। अच्छा जी, बंदरों से चलते हैं कछुए की तरफ। अच्छा जी, ओ कछुआ चला हंस की चाल। हेलो। ओ एक पुट्ठा आया और दूसरा उसको सीधा कर रहा है, बल्कि उसको मार रहा है कि तेने शुरू तो कहीं ना सीधे काम करेगा। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, इनके मुतालिक यही सुना है ना कि ये बेचारे उल्टे हो जाएं तो इनसे फिर सीधा नहीं हुआ जाता। और ये एक दूसरे की ये मदद करते हैं। बड़ी बात। उसको वो सीधा करना चाह रहा है, लेकिन वो दूसरे वाला जरा ओवरवेट है। यानी मेरा अपना ख्याल ये हुई है कि वो आज जाना नहीं चाहता है। तो सीधा किसी इंसान ने किया। नहीं, वो बात वही है जिस नतीजे पे हम सब पहुंचे हैं ना, कि वो काम पे भेज रही है और वो जाना नहीं चाहता। और कह रहा मेरे को तो इलाके नहीं सीधा हो रहा। अच्छा जी, बंदर, कछुआ और अब गाय। वाह जी वाह। ये क्या है जी? वो देखे, गाय और एक बंदा है और पीछे से वो बगैर किसी बात के तीनों डर गए एक दूसरे से। ये तो पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा है। ऐसे वक्त सारे ही डरे। तेरा बेड़ा तर्ज। बहुत अच्छे, खूबसूरत रिएक्ट है। और तीनों ने डरने के बाद कहा कि मैं तो नहीं डरे यार। जब ऐसे एक बड़ी क्यूट वीडियो देखे जरा, ये देखे वो नहीं थे, वो आग लगा के बाल बनाने का। ये अब उसका जो ऑपोजिट है, ये बर्फ बना के ना फिर हेयर स्टाइल बना रहा अल्लाह माफ करे, उन्हें दे घर वाले जाके डॉक्टर नु कहणगे जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ हेयर स्टाइल बनाया पागल हो गए। ऐसा हेयर स्टाइल 6 घंटे के लिए रहेगा, फिर सुबह पता लगेगा कि हेयर स्टाइल नु ठंड लग गई। दिमाग जो फ्रीज हो गया, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੂਹ ਫਜ਼ਾਲੇ ਜੱਗ ਚ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾ ਉਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। और मेरा ख्याल है जो भी हेयर स्टाइलिश है ना, उसने इस हेयर स्टाइल के ऊपर रंग भी डालना है। बर्फ का गोला हाँ, ताकि घर वाले बच्चा चूस सके। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜੀ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल और आज की छोटी सी बात कि मसला वहाँ से शुरू होता है जब हम लोगों से बात करने की बजाय लोगों के बारे में बात शुरू कर देते हैं। वाह वाह। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।